राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है और उसी तरह बीजेपी में आंतरिक कलह भी तेज होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं, खुद को दरकिनार किए जाने से तो नाराज हैं ही, उनके समर्थकों का टिकट काटे जाने से भी वो नाराज हैं। पार्टी लगातार इस मुद्दे पे फीडबैक ले रही है और पार्टी ने ये तय किया है कि किसी की नाराज़गी की वजह से राज्य हार नहीं सकते और जो तमाम फीडबैक राज्य से लिया गया है उसमें ये बात ज़रूर सामने आई है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करना पार्टी को महंगा पड़ सकता है। लिहाजा सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने ये तय किया है कि कर्नाटक मॉडल अपनाकर वसुंधरा राजे सिंधिया को साधा जाएगा, यानी वी.एस. येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कर्नाटक चुनाव के दौरान या उससे पहले आप कह सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था और उसके बाद लेकिन जब चुनाव की कमेटी बनी, कैंपेन कमेटी बनी, तो उसमें उनको रखा गया। इसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी राजस्थान में चुनाव प्रचार कमेटी का चेयरमैन बना सकती है या उनको इसमें शामिल करके एक सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लिए आज का दिन सुपर मंडे का दिन है। सुपर मंडे इस लिहाज से क्योंकि दोनों ही पार्टी के बड़े नेता राजस्थान में मौजूद हैं, चुनावी रणनीति को बनाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 से आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर यह जनसभा है जिसमें बीजेपी को घेरने के लिए पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में उनकी यह जनसभा आयोजित की गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान दौरे पर हैं। मेवाड़ संभाग के साथ साथ मारवाड़ में वे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि बीजेपी ने पहली सूची जिस तरह से जारी की थी, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में बड़ा असंतोष देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अब दूसरी और आने वाली तमाम सूची जारी करने से पहले वे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरी तरह कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ने वाली है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग के द्वारा मिजोरम सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मिजोरम पहुंचे। मिजोरम कांग्रेस मीडिया प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लाल रेमरुता रेंथली ने बताया कि गांधी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर आइजोल पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांधी चनमारी चौराहे से राजभवन तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा किया और राज्यपाल के आवास के नजदीक एक रैली को संबोधित भी किया। गांधी शाम को छात्रों से भी बातचीत करेंगे। रेंथली ने बताया कि मंगलवार को गांधी पार्टी नेताओं से मिलेंगे और आइजोल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वो राज्य के दक्षिणी भाग में लुंगलेई शहर का भी दौरा करेंगे, वहां एक सार्वजनिक सभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को लुंगलेई से हेलीकॉप्टर से अगरतला होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव 7 नवंबर को एक ही चरण में होना है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना वाले दिन रविवार है और यह ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक दलों, चर्चों, नागरिक सामाजिक संगठन और छात्र संगठनों ने भारत निर्वाचन आयोग से मतगणना की तारीख पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया है। मिजोरम ईसाई बहुल राज्य है और वहां के लोगों की ये मांग है कि पर्व के दिन मतगणना नहीं होनी चाहिए। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। छत्तीसगढ़ में होने वाले पहले चरण के चुनावी मुकाबले के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज राजनांदगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत 4 अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश भी की। नामांकन दाखिल के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन महासभा में शरीक हुए। इस दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पूछा कि बीते 5 सालों में राज्य सरकार ने क्या किया। उन्हें हिसाब किताब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधे सीधे नाम लेते कई गंभीर आरोप लगाए और ये भी कहा कि राज्य की सरकार 20% और भूपेश काका के नारों के बीच काम कर रही है। शाह ने साजा के सांप्रदायिक दंगे में मारे गए भुवनेश्वर साहू का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24, राजनांदगांव। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है कि महुआ मोइत्रा व्यापारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में निशिकांत दुबे का आरोप है कि महुआ मोइत्रा को सदन में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन से गिफ्ट और कैश मिला है। निशिकांत ने स्पीकर से मांग की कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और महुआ मोइत्रा को सदन से निलंबित किया जाए। निशिकांत ने स्पीकर को री इमरजेंस ऑफ नेस्टी कैश फॉर क्वेरी इन पार्लियामेंट टाइटल से चिट्ठी लिखी है। इसमें विशेषाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, सदन के अपमान और आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक केस की बात कही है। अपने लेटर में निशिकांत ने यह भी बताया कि 14वीं लोकसभा के दौरान अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जब स्पीकर ने उसी दिन जांच कमेटी का गठन किया था। पलटवार करते हुए टीएमसी सांसद मोइत्रा ने कहा है कि पहले बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही, पहले वो पूरी हो जाए तो उसके बाद वो खुद इस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन नितिन के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। अभी तक आप और हम केवल ये जानते थे कि देश में एक ही गांधी है, महात्मा गांधी, लेकिन जदयू नेताओं ने एक दूसरे गांधी को भी खोज निकाला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि देश का दूसरा गांधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि गांधी जी की कर्मभूमि पर समानता का पाठ पढ़ाने वाले देश के दूसरे गांधी श्री नीतीश कुमार जी का पाटलिपुत्र के पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन है। यह जदयू नेता छोटू सिंह, जो जदयू के महासचिव भी हैं, उनके तरफ से यह बैनर और पोस्टर लगाया गया है। जातीय जनगणना जो करवाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और उसके जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसकी सफलता का श्रेय देते हुए यह लिखा गया है कि देश में दूसरा गांधी का नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान दिखने लगी है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी नवरात्रि में अपनी पहली सूची जारी करना चाहती है, जिसमें कम से कम 6 सदस्य तो अखिलेश यादव के अपने परिवार से होंगे। दरअसल सपा ये भी चाहती है कि बंटवारे के नाम पर सीटें बर्बाद न की जाए, इसलिए उसकी अपेक्षा है कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े जहां या तो उसका जनाधार मजबूत हो या फिर उम्मीदवार दमदार हो। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर सपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार आमने सामने उतार दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि दोनों दलों के बीच तालमेल की कोई कमी नहीं है और जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो उस पर अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही लेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ईडी और सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि 2015 में एक केस में उनको झूठा फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जिस गवाह को ये समझाया जा रहा था कि वो झूठी गवाही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दे, उसने मना कर दिया और शायद यही वजह है कि वो उस समय उस केस से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा सीबीआई या फिर ईडी का लगातार मिसयूज किया जा रहा है। साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो स्थिति बनी हुई है उससे बहुत बुरे हालात बनने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को ईडी सीबीआई का मिसयूज करने के बजाय ये सोचना होगा कि कैसे देश की जनता के लिए वो काम कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो हालात देश के अंदर बने हैं, ऐसे में परिस्थितियां समझाती हैं कि लगातार सीबीआई या फिर ईडी का मिसयूज केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। छठ नजदीक है, ऐसे में जो दिल्ली में राजनीति है वो भी चरम पर है। साल 2020 से देखें तो जैसे ही छठ त्योहार नजदीक आता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो जाते हैं। आपको बताएं कि आज एक बार फिर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी छठ के इसी घाट पर पहुंचे और जायजा लिया कि छठ को लेकर दिल्ली सरकार और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो झाग हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं और इसी पर बीजेपी ने अपनी राजनीति को तेज किया। मनोज तिवारी ने साफ तौर पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि जैसे जैसे छठ नजदीक आता है, प्रदूषण का लेवल यमुना में बढ़ता हुआ नजर आता है। पूरे साल दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने में पूरी तरह से असफल रही। साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसतन आयु दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों से 5 साल कम है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
महिला पहलवान के साथ यौन शोषण मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से बृजभूषण मामले में सुनवाई शुरू हुई, जहां पर बृजभूषण शरण सिंह के वकील की तरफ से अपनी दलील रखी गई है। यहां तक कि कहा गया है कि जो आरोप महिला पहलवानों के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सत्यता नहीं है। वहीं ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था जब महिला पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री और गृह मंत्री से मिली थी। वो ट्वीट के माध्यम से या फिर प्रोटेस्ट के माध्यम से लगातार अपनी बात रख रही थी। गंभीर आरोप ये भी लगाए गए थे कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने WFI के ऑफिस में महिला पहलवान को बुलाकर डांटा था और गलत तरीके से उन्हें संपर्क किया था, टच किया था। इसको लेकर साफ तौर पर उनके वकील की तरफ से दलील दी गई कि पूरे मामले में दलील लगातार रखी जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद, दलील रखने के बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर महाराष्ट्र के सोलापुर में स्याही फेंकी गई है। स्याही फेंकने का आरोप भीम आर्मी पर है। भीम आर्मी का कहना है कि राज्य में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हो रही है, उसके खिलाफ एक स्याही फेंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता को धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन भीम आर्मी ने धमकी दी है कि अगर उस कार्यकर्ता पर अन्याय होता है तो भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी और आगे चलकर CM और DCM पर भी स्याही फेंक सकती है। ये पहला मामला नहीं है जब चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकी गई है। इस तरह के कई मामले देखे गए हैं। मैं अंचल के साथ इंद्रजीत, न्यूज़ 24 मुंबई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अग्निवीर अमृतपाल सिंह के परिवार से मिलने मानसा पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार पहले भी अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए आई है। हमने पहले भी कहा था कि अग्निवीर योजना शुरू नहीं होनी चाहिए थी और आज जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इससे न सिर्फ उनका परिवार बल्कि खुद मुख्यमंत्री भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ये अग्निवीर योजना का पहले भी वो लगातार विरोध करते हुए आए हैं और अग्निवीर के मसले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस मामले को उठाएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार सभी अग्निवीरों को शहीद का दर्जा जो है वो देगी। अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर न दिए जाने को लेकर उनके पिता ने दुख जताया। सेना ने कहा कि अग्निवीर अमृतपाल सिंह संतरी ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और उनके अंतिम संस्कार में सैन्य सम्मान नहीं दिया जा सकता। मानसा से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में समृद्धि हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे के पीछे 2 RTO के अधिकारी को जिम्मेदार माना गया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दोनों RTO के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक से मिनी ट्रैवल बस टकराई थी उस ट्रक का दोनों अधिकारियों ने पीछा कर ड्राइवर को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया था। तभी ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक मारकर गाड़ी जो है रोक दी, लेकिन तभी पीछे से आ रही मिनी ट्रैवल बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। इसका वीडियो भी जो है सामने आया है। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद दोनों RTO के अधिकारी मौके से चले गए और बाद में वहां पर आकर हादसे की जानकारी जो है वो दी है। इस बस में कुल 36 लोग सवार थे, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो गई है और 23 लोग जख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि जो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, उन कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। यहाँ कल देर शाम से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वही जो श्रीनगर सहित मैदानी इलाके कश्मीर घाटी के हैं वहाँ लगातार बारिशें कल शाम से ही हो रही है। श्रीनगर में इस समय भी तेज बारिश हो रही है और बादल जो है वो पहाड़ों पर
साफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पूरे श्रीनगर पे काले बादल इस समय चल रहे हो, इस तरह का मौसम हो गया है। और इस बारिश और बर्फबारी के चलते पूरी जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले करीब 2 दिनों तक यानी 18 अक्टूबर तक लगातार पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम इसी प्रकार से रहने वाला है और बारिशें और बर्फबारी और होगी। कैमरामैन मुजुम रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में सर्दी ने दस्तक दे दिया और यही कारण है कि हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में यदि मौसम विभाग की माने तो 18 तारीख तक बर्फबारी होने की संभावना है। और ऐसा ही हाल पंजाब और हरियाणा का भी है, जहां पर आज सुबह ही तेज़ आंधी भी आई और बरसात भी हुई और इसी बरसात के चलते किसानों की जान पर बन आई है, क्योंकि धान की जो फसल है बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, चाहे वो पंजाब हो जहां हरियाणा के किसान हो। ऊपर बादलों की ओर देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है तो अपनी फसल का वो बचाव किस तरह से करें, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुआ है तो उसी के चलते ही जो बरसात है वो हो रही है और ऐसा हाल 18 तक लगातार रहने की पूरी संभावना भी है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्रिकेट प्रेमियों के लिए आ रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी यानी कि आईओसी ने यह फैसला किया है कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। जी हां, बहुत बड़ी यह खुशखबरी है क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी यह सपना था और यह अधूरा रह गया कि हम ओलंपिक खेलें और ओलंपिक में अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। लेकिन अब टीम इंडिया के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं वो ये सपना पूरा कर सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा का ये सपना पूरा हो सकता है। दरअसल आईओसी ने फैसला किया है कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स में क्रिकेट समेत 4 और खेलों को भी शामिल किया जाएगा। ये दूसरी बार होगा जब ओलंपिक्स में क्रिकेट होगा। पहली बार साल 1900 में हुआ था, तब सिर्फ 2 ही टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब उससे ज्यादा टीमें हिस्सा लेंगी, 6 टीमें लेंगी, 10 टीमें लेंगी। इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अभी की ये बहुत बड़ी खबर है कि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। आईओसी का जो मुंबई में सत्र आयोजित हुआ है आज, अब से कुछ देर पहले, उसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। अपूर्व मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। शराबबंदी वाले बिहार में अब सूखे नशे के कारोबार तो बढ़ा ही था, लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल पिछले 4 दिनों में पटना में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और पटना पुलिस की संयुक्त रेड में लाखों की नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। ये नशीली दवाइयां नारकोटिक्स के तहत आती हैं और इनका लिमिटेड ही कंजप्शन होता है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर पटना में इनकी बरामदगी हुई है उसे विभाग भी हैरत में है। यह भी सामने आया है कि नशे के आदी इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और नशे के लिए न सिर्फ इंजेक्ट कर रहे हैं, अपने शरीर में ये इंजेक्शन लेते हैं, बल्कि इसका वो नशे के रूप में इसे सिगरेट में भरकर या फिर पान में लगाकर इसे खाते हैं, जिससे उन्हें नशा होता है। हालांकि ये उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। इन दवाइयों की बरामदगी बिहार के सबसे बड़ी दवाई मंडी गोविंद मित्रा रोड से हुई है। फिलहाल इस मामले में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पटना पुलिस के साथ मिलकर जो ऑपरेशन चलाया है उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा भी किया है। सहयोगी नीरज त्रिपाठी और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की पूर्व महिला आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। अपनी किताब में मीरा बोरवणकर ने कहा है कि साल 2010 में जब अजित पवार पुणे के गार्डियन मंत्री थे, तब उन्होंने येरवड़ा जेल के पास की 3 एकड़ की सरकारी जमीन एक निजी बिल्डर को वहां पर दे दी और इसमें राजस्व विभाग भी शामिल था। इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत ने कहा है कि अब ईडी कहा है, ईओडब्ल्यू क्या कर रहा है और देवेंद्र फडणवीस चुप क्यों है। दरअसल इस किताब में मीरा बोरवणकर ने अजित पवार का खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि पुणे के दादा मंत्री यानी अजित पवार 2010 में अजित पवार पुणे के ही गार्डियन मंत्री थे और तभी ये जमीन एक निजी बिल्डर को वहां पर दी गई। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित निठारी कांड के मामले में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेल को कई मामले में बरी करने का आदेश सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली की 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेल की 2 मामलों में फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने इन केसों में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह दोनों को निर्दोष करार दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया है। दरअसल निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें से सुरेंद्र कोहली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जबकि मनिंदर सिंह पंढेल के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए थे। इसमें से 4 मामलों में वो पहले ही बरी हो चुका था, जबकि 2 मामलों में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल दोनों आरोपियों ने कोर्ट में चुनौती देते हुए ये कहा था कि घटना का कोई भी चश्मदीद मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नवरात्र की शुरुआत से ही गुजरात के गरबा पंडालों में गरबे की धूम, तो वहीं शक्तिपीठ पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। कहीं पहुंचे मंत्री तो कहीं पहुंचे कलाकार। नवरात्रि की शुरुआत से पहले दिन से ही गुजरात में गरबे की धूम देखी जा रही है, जहां पर लोग गरबे की ताल पर थिरकते हुए नजर आए। ऐसे में कई जगह पर मंत्री पहुंचे तो कई जगह पर फिल्मी कलाकार अपने फिल्मों का प्रमोशन करते भी नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में हर साल होने वाले वाइब्रेंट नवरात्रि फेस्टिवल की शुरुआत करवाई। इस मौके पर राज्यपाल भी हाजिर रहे। इन सबके साथ गुजरात के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, खास करके शक्तिपीठ अंबाजी और पावागढ़ में भक्तों का सैलाब उमड़ा। पावागढ़ में कल पहले ही दिन जहां 2.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए, वहीं शक्तिपीठ अंबाजी में भी 2.5 लाख के आसपास भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। कैमरा पर्सन भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।